देखिए कॉम्प्रीहेंशन क्यों होता है, क्योंकि देखिए जो कॉम्प्रीहेंशन सॉल्व किया जाता है सो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है किसका, अंडरस्टैंड एनी लैंग्वेज का। अगर आपको देखिए इंग्लिश आती है, हिंदी लैंग्वेज आती है, तो आप आसानी से उस लैंग्वेज को समझ सकते हैं, तो आप आसानी से कॉम्प्रीहेंशन पैसेज को सॉल्व कर सकते हैं। आप सभी जानते हैं कि इंग्लिश और हिंदी दो मीडियम में यूजीसी नेट का एग्ज़ाम आता है। इंग्लिश में भी कॉम्प्रीहेंशन आता है और हिंदी में भी आता है। तो अगर आपकी कमांड अच्छी है, लैंग्वेज अच्छी है ना, अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, तो आप वहाँ पे क्या कर सकते हैं, वहाँ पे उस लैंग्वेज को समझ सकते हैं और इसका कॉम्प्रीहेंशन पैसेज आप कर सकते हैं। सो इट इज़ एन आर्ट ऑफ रीडिंग, अंडरस्टैंडिंग एंड रिमेंबरिंग व्हाट यू रीड इन एनी गिवन पीस ऑफ राइटिंग। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये आर्ट है किसका, रीडिंग का, अंडरस्टैंडिंग का और रिमेंबर का, यानी कि ये पढ़ने का, अंडरस्टैंडिंग का, याद रखने का और रिमेंबर का, है ना, पढ़ने का, समझने का और याद रखने के लिए क्या है, ये एक तरीका है। यानी कि जो भी लिखा गया है, जितना भी लिखा गया है, आपने उसे पढ़ा, अच्छी तरह से पढ़ा, आपने उसे समझा, अंडरस्टैंड किया और आपने उसे याद रखा, तो ये होता है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। पढ़ी हुई चीज़ों को समझ के अपने दिमाग में बिठाना, ये होती है पढ़ाई। जब भी आप कोई चीज़ पढ़ते हैं, आप उसे पढ़ते हैं, समझते हैं, अपने दिमाग में रखते हैं, फिर आप उसका आंसर देते हैं। तो यही बात को ध्यान में रखते हुए रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन लगाया गया है। सो देखिए, वंस यू हैव अंडरस्टूड द पैसेज यू विल एबल टू रिप्रोड्यूस द सेम पैसेज इन योर ओन वर्ड्स। अब देखिए, जब भी होता है क्या है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में, जब भी आप किसी पैसेज को पढ़ते हैं, पैसेज को पढ़ने के बाद देखिए कि आप एबल हो जाते हैं उसको रिप्रोड्यूस करने के लिए अपने शब्दों में। यानी कि देखिए, जब भी आपने एक रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का पैसेज पढ़ा, तो आप उसे अपने शब्दों में आसानी से समझने में क्या हो जाते हैं, सक्षम। जैसे हिंदी में कहते हैं ना, एबल हो जाते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में सक्षम हो जाते हैं। यानी कि आपने पैराग्राफ पढ़ा तो आपने अपनी समझ से उसे समझ लिया। सो दिस टेस्ट बेस्ड ऑन एनालिटिक एबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट। अब देखिए, ये टेस्ट क्यों होता है, एनालिटिक एबिलिटी मतलब एनालिसिस। अब देखिए, जो पैराग्राफ आपके सामने दिया है उसका एनालिसिस करना है ना। एनालिसिस का मतलब क्या है कि किसी चीज़ के बारे में देखना कि वो अच्छी है, बुरी है, उसमें क्या चीज़ है, क्या नहीं है ना, वो चीज़, वो एनालिसिस होता है उसमें। तो एनालिटिक एबिलिटी यानी कि आप चीज़ों में क्या क्या गलतियाँ ढूंढ रहे हैं या क्या चीज़ों को समझ रहे हैं, वो इसमें देखा जाता है। सो इट नीड्स लॉट ऑफ प्रैक्टिस एंड एक्स्ट्रा एफर्ट टू गेट हाई मार्क्स। अब देखिए, इसके लिए क्या है कि बहुत सारी प्रैक्टिस चाहिए, बहुत सारे एक्स्ट्रा एफर्ट चाहिए। एक्स्ट्रा एफर्ट का मतलब यहाँ पे सिंपल सा ये है कि पैराग्राफ तो आपको दिया है, लेकिन देखिए कुछ जैसे वर्ड है उसके मीनिंग पता होने चाहिए, है ना, इंग्लिश टू इंग्लिश मीनिंग पता होने चाहिए, उनका लाइन का पता होना चाहिए, और आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन का जो क्वेश्चन है वो उसका जो आंसर है वो डिफरेंट आता है, वो कहाँ से आएगा। तो ये सारी चीज़ें उसमें आती हैं। मैं आपको पूरा टिप्स इसमें दूंगा, तो बिल्कुल चिंता मत करिए। अगर आपको हाई मार्क्स लेके आने हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये फ्री के मार्क्स होते हैं, तो आपका एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने हैं, आपको ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन को सॉल्व करना है। सो कैंडिडेट हैव to answer questions on the basis of information given in the passage and not on the basis of their prior knowledge। अब देखिए, आपको क्वेश्चन के जो आंसर है वो सिर्फ पैराग्राफ से देने होते हैं, जो आपको गिवन होता है, जो आपको दिया जाता है। आपको अपनी तरफ से आंसर नहीं देना। So देखिए, in NTA UGC NET exam a set of 5-6 question is asked based on comprehension। अब देखिए, हमेशा क्या होता है कि NTA UGC NET के लिए 5 या 6 क्वेश्चन हमेशा ही comprehension के होते हैं। These are easy to answer, but aspirant have to practice passage so as to answer them within a few minutes। अब देखिए, 5 या 6 क्वेश्चन होते हैं। जैसे देखिए, आपको हमने बताया कि आंसर आसान होते हैं। आप देखिए, हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है ना, 2 मार्क्स का। अगर आप देखिए 5 क्वेश्चन भी आते हैं तो आपके 10 नंबर फ्री के पक्के हो जाते हैं। तो जो आपको आसान लगता है, आपको वो सबसे पहले पकड़ना चाहिए। आपको मुश्किल चीज़ें नहीं करनी चाहिए। पहले कॉम्प्रीहेंशन को पक्का कर लीजिए, आपके नंबर फ्री के हैं। अब देखिए, इसके आंसर जो है वो बहुत आसान होते हैं, लेकिन होता क्या है कि अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी नहीं है तो आप इसके आंसर नहीं दे पाते, इजी होने के बावजूद भी। तो इसके आंसर इजी है। इसके लिए क्या करना है पड़ेगा, आपको
इसके लिए बहुत सारे प्रैक्टिस करनी होगी, बहुत सारी जो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी पैसेजेस की। आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के देखिए पैसेज करने होंगे, टाइम के अंदर करने होंगे। आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगाना, आपको सिर्फ कुछ मिनटों में ये कर लेने। अगर आप देखिए 5 क्वेश्चन आते हैं तो हार्डली आपको 5 या 7 मिनट लगने चाहिए। 2 मिनट लगाइए पैराग्राफ को पढ़ने के लिए, उसके बाद एक क्वेश्चन के ऊपर 1 मिनट बहुत बहुत होता है, तो 5 या 7 मिनट के अंदर आप इसे आराम से कर सकते हैं। सो दिस चैप्टर कवर द बेसिक ऑफ कॉम्प्रीहेंशन, द अप्रोचेस ऑफ फॉर फाइंडिंग आंसर टू क्वेश्चन एंड कॉमन मिस्टेक विच एस्पायरेंट कमिट वाइल आंसरिंग क्वेश्चन। अब देखिए इस चैप्टर में, यानी कि इसमें हम देखिए इस लेक्चर में हम क्या कवर करेंगे, इसमें हम देखिए करेंगे कि कॉम्प्रीहेंशन का बेसिक क्या होता है और आप उसका आंसर कैसे ढूंढ सकते हैं, उसके अप्रोचेस क्या हैं, और कॉमन मिस्टेक्स जो स्टूडेंट हमेशा करते हैं, एस्पायरेंट करते हैं एग्ज़ाम में, तो वो क्या होती हैं। सो दीज आर फॉलो बाय टिप्स फॉर फाइंडिंग आंसर विच हेल्प इन सेविंग द टाइम ऑफ एस्पायरेंट। द चैप्टर आल्सो इंक्लूड्स पैसेज फ्रॉम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। अब देखिए इसमें क्या है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी दिए जाते हैं, है ना। तो इसमें देखिए बहुत सारे क्वेश्चन, इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी दिए जाते हैं, इसमें एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी है, बहुत सारे देखिए कहीं से आपको प्रैक्टिस के लिए मिल जाते हैं। सो टू क्रैक द रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन टेस्ट वी शुड इंक्रीज आवर लॉजिकल थिंकिंग एंड critical thinking which help to give answer that question it in short duration। अब देखिए अगर हमें देखिए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करना है, उसका टेस्ट करना है, तो देखिए सबसे पहले हमारे अंदर क्या होना चाहिए, जो लॉजिकल थिंकिंग है उसे इंक्रीज करना चाहिए। लॉजिकल थिंकिंग मतलब हमें ये पता होना चाहिए कि जो भी चीज़ होती है उसके पीछे कोई लॉजिक होता है, कोई कारण होता है, वो क्यों होती है ना। तो क्रिटिकल थिंकिंग होनी चाहिए। क्रिटिकल थिंकिंग मतलब जैसे देखिए आप बुक्स पढ़ते हैं ना, कोई भी या कुछ भी पढ़ा या किसी का लेक्चर देखा, तो आपने ये पता लगा लिया कि आपके काम का है या नहीं, इसमें क्या क्या कमियां हैं। तो आपके अंदर क्या है, क्रिटिकल थिंकिंग होनी चाहिए और लॉजिकल थिंकिंग होनी चाहिए, कि ताकि आप कम समय में, कम टाइम में क्या करें, आप क्वेश्चन का आंसर जल्दी से ढूंढ सके। सो देखिए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इंक्लूड्स ए पैसेज फॉलोड बाय ए फ्यू क्वेश्चन। अब देखिए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। वो कौन से क्वेश्चन है, देखिए द क्वेश्चन आस्क्ड फ्रॉम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जनरली रिवॉल्व अराउंड द फॉलोइंग। अब देखिए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में जो क्वेश्चन आते हैं वो किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, देखिए 9-10 टाइप के होते हैं। देखिए पहला, सब्जेक्ट ऑफ पैसेज। सबसे पहला देखिए क्वेश्चन यही होता है कि पैसेज का सब्जेक्ट है क्या, पैसेज क्या कहना चाहता है, उसका मीनिंग है क्या, है ना। पैसेज का नाम क्या है, जैसे उसका सब्जेक्ट क्या है, किसके ऊपर बेस्ड है। दूसरा आता है मेन आइडिया ऑफ पैसेज, यानी कि पैसेज का मेन आइडिया क्या है, किसके बारे में जहाँ पे बात की गई है मेनली। डायरेक्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे आते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन मतलब कि जो देखिए लाइंस आपको दिए होते हैं पैराग्राफ में, उसी का आपको डायरेक्ट क्वेश्चन वहाँ पे पूछ लेते हैं। इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चन। अब देखिए इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चन आप यहाँ पे आते हैं, तो आपको वो देखने होते हैं जिसके पीछे देखिए कि कुछ कारण होते हैं, है ना, इन्फ्रेंसेस होती है और कुछ कारण होते हैं, उसके बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। या देखिए कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि जैसे जैसे वहाँ पे देखिए कुछ शब्दों का मीनिंग लिखा है ना, तो डायरेक्ट आपको वहाँ से क्वेश्चन आएगा, तो कई बार शब्द वहाँ पे क्या होते हैं, वो अलग हो जाते हैं, इनकी लाइन सेम होती है, तो आपको ऐसे क्वेश्चन आएंगे। लॉजिकल स्ट्रक्चर क्वेश्चन। अब देखिए लॉजिकल स्ट्रक्चर क्वेश्चन यहाँ पे आएंगे आपको, जिसका कोई लॉजिक होता है ना, तो वो आपको वहाँ पे क्वेश्चन आते हैं। और क्वेश्चन बेस्ड ऑन ऑथर टोन। अब देखिए ऑथर क्या कहना चाहता है पैराग्राफ से, आपको उसके बेस पर क्वेश्चन आता है। वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। वोकैबुलरी बेस्ड मतलब कि जैसे देखिए वहाँ पे कुछ जैसे शब्द है उसका मीनिंग दिया जाता है, वो पूछ लेते हैं कि बताइए इस शब्द का मीनिंग क्या है इसमें जो दिया गया है। क्वेश्चन इन्वॉल्विंग पैराफ्रेजिंग। अब देखिए पैराफ्रेजिंग के साथ क्वेश्चन वहाँ पे आते हैं, फ्रेज है ना, पैराफ्रेजिंग के क्वेश्चन वहाँ पे आपको होते हैं। होता सब कुछ देखिए कॉम्प्रिहेंशन के जो पैसेज के बीच में से ही है। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन। अब देखिए एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं अप्लाई करने वाले। जैसे आपको क्वेश्चन दिया जाता है, वहाँ पे देखा जाता है कि बताइए कि ये आंसर कहाँ से, फिर आपको वो आंसर 2-3 लाइन का वहाँ पे ढूंढना पड़ता है। तो यही सारे क्वेश्चन आपको घूम फिर के वहाँ पे आते हैं।
सो देखिए ये सारे जो क्वेश्चन होते हैं, ये क्वेश्चन आपको आते हैं। जो ऊपर के देखिए ये 6 जो टॉपिक हैं, है ना, ये इसमें ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे। तो देखिए ये क्वेश्चन की टाइप है, आपको ये समझने हैं। इसी के अराउंड देखिए आपके सारे क्वेश्चन के जो आंसर है वो घूमते हैं। तो अगर आपने देखिए ये अच्छे से किया तो आपका आराम से हो जाएगा। सो देखिए अप्रोचेस क्या है। देखिए यहाँ तक हमने जाना है कि रीडिंग कंप्रीहेंशन होता क्या है, इसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं। अब बारी आती है क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। कॉम्प्रीहेंशन, अंडरस्टैंड, व्हाट, रीड। सो देखिए क्वेश्चन टू पैसेज, देखिए क्वेश्चन, देखिए जो क्वेश्चन सॉल्व करने के दो तरीके होते हैं। क्वेश्चन टू पैसेज यानी कि पहले आप क्वेश्चन पढ़िए, उसके बाद फिर आप पैसेज पढ़िए। यानी कि पहले क्वेश्चन पढ़िए फिर आप पैराग्राफ पढ़िए। दूसरा होता है पहले आप पैराग्राफ पढ़िए फिर आप क्वेश्चन पढ़िए। देखिए अगर आपके पास टाइम बहुत ज़्यादा है ना, आपके पास मस्ट टाइम है, ज़्यादा टाइम है, तो पहले आप पैराग्राफ पढ़िए फिर आप क्वेश्चन करिए, तो ये 2 नंबर अपनाइए। अगर आपके पास देखिए टाइम बहुत कम है, आपके पास टाइम बिल्कुल नहीं है, तो पहले आप क्वेश्चन पढ़िए उसके बाद फिर आप पैराग्राफ पढ़िए, ये उसमें आएगा। ज़्यादा टाइम है तो ऑप्शन नंबर 2, कम टाइम है तो ऑप्शन नंबर 1। सो देखिए ऑप्शन नंबर 1 है क्वेश्चन टू पैसेज, यानी कि देखिए क्वेश्चन पढ़ना है फिर उसके बाद पैसेज पढ़ना है। रीड द क्वेश्चन फर्स्ट एंड हाईलाइट इंपॉर्टेंट कीवर्ड। देखिए सबसे पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना है, जो उसके अंदर देखिए इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है आपको वो हाईलाइट करने हैं। देन रीड द पैसेज एंड मैच विद द कीवर्ड इन क्वेश्चन। अब देखिए फिर आपको पैराग्राफ पढ़ना है, पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसके कीवर्ड्स जो दिए होते हैं वो वहाँ पे देखिए ऑप्शन में जो कीवर्ड होते हैं ना वो दिए होते हैं, आपको वो हाईलाइट करने हैं, फिर आपको वो कीवर्ड्स जो है ढूंढने हैं पैराग्राफ में। देन फाइंड द करेक्ट ऑप्शन बाय कंपेयरिंग द पैसेज एंड ऑप्शन, दिस इज कॉल्ड बॉटम अप अप्रोच। अब देखिए फिर आपको क्या करना है कि आपको करेक्ट ऑप्शन को कंपेयर करना है पैसेज, जो आपके पास देखिए ऑप्शन दिए गए हैं, जो उसमें कीवर्ड्स दिए गए हैं, आपको मैच करना है। पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे फिर उसके जो कीवर्ड्स है जो ऑप्शन में वो आपको पढ़ने हैं, आपको हाईलाइट करके फिर वो पैसे से पढ़ के उसे निकालना है। जो देखिए जो आपको अच्छा लगेगा फिर आप उसे कंपेयर करिए ऑप्शन को, उसके बाद फिर आप उसका आंसर दे सकते हैं। तो इसे कहते हैं बॉटम अप अप्रोच, ठीक है, बॉटम अप अप्रोच यानी कि नीचे से ऊपर की ओर जाना, है ना, बॉटम से अप यानी कि नीचे से ऊपर की ओर जाना। तो देखिए पहले पैराग्राफ है तब क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नीचे आ गया ना, क्वेश्चन से पैराग्राफ की तरफ जाएंगे तो क्या है वो बॉटम अप अप्रोच। सो देखिए नेक्स्ट है पैसेज टू क्वेश्चन। अब देखिए बारी आती है पहले पैसेज पढ़ना फिर क्वेश्चन। पैसेज टू क्वेश्चन अनदर अप्रोच इज टॉप डाउन अप्रोच। टॉप डाउन वही पहले पैराग्राफ सबसे टॉप पे, डाउन में क्या है क्वेश्चन। सो टॉप डाउन अप्रोच है ये। इट इज द opposite of bottom up approach. While adopting this approach, first read the passage and mark the important points, then read the question and identify to locate the answer in the passage। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे आप पहले पैराग्राफ पढ़ेंगे अच्छी तरह से, और देखिए जो उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जैसे देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होता है ना, किसी जैसे जैसे कोई लेखक है, राइटर है, उसने किसी ऑथर ने किसी के बारे में कुछ बताया है, तो आपको वो ध्यान में रखना है। तो देखिए पहले पैराग्राफ पढ़ेंगे, इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है फिर आपको उसे पहले उसे हाईलाइट करना है। उसके बाद क्या करेंगे, फिर आपको क्वेश्चन पढ़ना है। क्वेश्चन पढ़ने के बाद फिर आपको उसका आंसर उसमें से ढूंढना है पैराग्राफ से। कंपेयर द ऑप्शन एंड गिवन इन्फॉर्मेशन इन द पैसेज टू नो करेक्ट आंसर, यू कैन यूज विच एवर अप्रोच सूट यू। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि जब आप पहले पैराग्राफ पढ़ेंगे उसके बाद फिर आप क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे, उससे क्या है कि जो आपको पैराग्राफ में इंपॉर्टेंट लाइंस लगती हैं फिर आपको वो कंपेयर करनी है ऑप्शन के साथ। यानी कि देखिए आपने पैराग्राफ पढ़ा तो उसमें आपने देखा कि इंपॉर्टेंट लाइंस आपने देख ली, फिर आपने मैच करके देखा जो ऑप्शन है क्या उसके साथ वो मैच कर रही है लाइन, तो जो मैच करती होगी लाइन फिर आपको उसका आंसर वहाँ पे लगाना है। देखिए डायरेक्ट लाइंस कई बार वहाँ पे नहीं दी होती, आंसर जो ऑप्शन होते हैं, क्वेश्चन के जो ऑप्शन होते हैं वहाँ पे थोड़ा सा घुमा के पूछा होता है, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए, कंपैरिजन होना चाहिए। कई बार क्या होता है कि शब्द कुछ और होते हैं वहाँ पे, तो नीचे ऑप्शन में शब्द जो है वो वोकैब के जरिए क्या है चेंज कर दिए जाते हैं, तो आपको वोकैब की जानकारी होनी चाहिए।
तो उसके जरिए आप इसे आसानी से कर सकते हैं। सो सिंपल सी बात है, क्वेश्चन टू पैसेज फर्स्ट पॉइंट में हम करेंगे, पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे फिर उसका आंसर ढूंढेंगे पैराग्राफ से। दूसरे में क्या है, पहले हम पैसेज पढ़ेंगे फिर उसका आंसर क्वेश्चन से मैच करेंगे। सो ये है दो तरीके पढ़ने के लिए। अब बारी आती है देखिए कुछ टिप्स के बारे में, सम टिप्स टू सॉल्व द पैसेज। अब देखिए अब टिप्स क्या है, देखिए रीड द पैसेज केयरफुली। अब देखिए सबसे पहला टिप्स है कि जो पैसेज है उसे आपको केयरफुली रीड करना है। दिस इज द बेसिक ऑफ अप्रोचिंग, यू नीड टू रीड द कॉम्प्रीहेंशन वेरी केयरफुली, डो नॉट रीड हाफ एंड एज्यूम द रेस्ट इन केस ऑफ लेंथी पैराग्राफ। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि सबसे पहले जो आप जो पैसेज है, जो पैराग्राफ है, आपको केयरफुली पढ़ना है। ये बेसिक अप्रोच है, ध्यान से पढ़ना है ना। तो यू नीड टू रीड द कॉम्प्रिहेंशन वेरी केयरफुली। आप देखिए आपको बहुत ध्यान से उसे पढ़ना है। देखिए ऐसा नहीं है कि आपने आधा पढ़ लिया, हाफ पढ़ लिया तो बाकी आपको सोचेंगे कि चलो बाद में पढ़ लेंगे, ऐसा नहीं है। अगर आपने पढ़ना स्टार्ट किया फिर आपका पूरा ही पढ़ना है उसे, उसकी इंपॉर्टेंट लाइन्स को आपको याद रखना है। ध्यान से पढ़ने का मतलब ये है कि आप उसे ध्यान से देखिए, उसमें क्या क्या बातें की गई हैं, क्या उसमें आपने समझा है। जैसे देखिए हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं ना, उसमें खबर पढ़ते हैं, न्यूज़ पढ़ते हैं, तो आपको ये वैसे ही ध्यान में रखना है। सो उसके बाद आफ्टर फर्स्ट रीड द क्वेश्चन वंस, रीड द क्वेश्चन वंस। अब देखिए मान लीजिए आपने पैराग्राफ पहली बार पढ़ लिया, उसके बाद फिर आप क्वेश्चन आंसर पढ़िए। दिस इज द इम्पॉर्टेंट, द क्वेश्चन विल गिव यू द आइडिया फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द क्वेश्चन आर आस्क्ड। इफ यू डोंट नो एग्जैक्ट आंसर टू द क्वेश्चन then you need to read the part of the passage again. It will make answering the question easily and correctly. अब देखिए दूसरा क्या है, पहले आपको देखिए फर्स्ट रीड यानी कि पहली बार आपने अगर यहाँ पे कॉम्प्रीहेंशन पढ़ लिया, उसके बाद क्या है फिर आप उसके क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन के पढ़ने के बाद क्या है, फिर आप उसका क्वेश्चन का आंसर पैराग्राफ से ढूंढिए। अगर मान लीजिए कि आपने फर्स्ट रीड पढ़ा है और आपकी क्वेश्चन जब आपने पढ़े आपके क्वेश्चन वहाँ पे लग नहीं रहे, तो उसके बाद आप फिर से जो है वो पैराग्राफ पढ़िए। यानी कि पहले पैराग्राफ पढ़ा फिर आपने क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन के आंसर आपने ढूंढने। अगर आपको क्वेश्चन के आंसर ढूंढने में फिर से प्रॉब्लम आती है तो आप पैसेज को फिर से पढ़िए, पूरा पैसेज ना पढ़िए, सिर्फ उसका जो क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं मिल रहा वहाँ से पढ़िए, तो उसका आंसर ढूंढने की कोशिश करिए। इससे क्या है, जो आपका क्वेश्चन का आंसर है वो आपको आसानी से पता चल जाएगा। सो देखिए नेक्स्ट है, इन द पैसेज वाइल रीडिंग यू विल फाइंड फ्यू वर्ड्स इन बोल्ड, मेक नोट्स ऑफ दोज वर्ड। अब देखिए जब भी आप क्वेश्चन आंसर जब भी आप पैराग्राफ पढ़ते हैं वहाँ पे देखिए कुछ शब्द है जो बोल्ड होते हैं। बोल्ड मतलब देखिए जैसे ये जो लाइन्स है ना, यहाँ पे देखिए ये सिंपल है, ये देखिए मैंने पूरा ब्लैक किया हुआ है इसे, तो ये क्या है, इंपॉर्टेंट लाइन है। अब देखिए ऐसे ही पैराग्राफ में आपको बोल्ड जो वर्ड्स वहाँ पे दिए होते हैं, आप उन शब्दों को ध्यान में रखिए पढ़ते हुए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यही एग्जाम में आते हैं, तो यही क्वेश्चन में आएंगे। मेक ए नोट ऑफ दोज वर्ड्स व्हेन यू रीड द क्वेश्चन, यू विल फाइंड क्वेश्चंस रिलेटिंग टू दोज वर्ड। अब देखिए ये शब्द पढ़ने क्यों जरूरी है, जब भी देखिए आपने क्वेश्चन पढ़ा पैराग्राफ का, है ना, जब आपने क्वेश्चन पढ़ा तो इन शब्दों से, जो देखिए शब्द बोल्ड किए जाते हैं, उन शब्दों से, उन वर्ड से क्या होता है, आपको क्वेश्चन वहाँ पे पूछे जाते हैं। आइदर सिनोनियम्स और एंटोनियम्स विल बी आस्क्ड। अब देखिए एनोनियम्स, एंटोनियम, साइनोनियम्स, एंटोनियम्स जो है वो पूछे जाते हैं, इसलिए आपको वो पढ़ने ज़रूरी है ना। जो शब्द देखिए वहाँ पे बोल्ड किए जाते हैं, आपको उनका साइनोनियम, एंटोनियम्स पूछ लिया जाता है, इसलिए आपको उनके बारे में पता होना चाहिए वो है क्या। इफ़ यू डू नॉट नो द वर्ड, रीड द लाइन अगेन। अगर देखिए आपको जो वर्ड है वो पता नहीं चल रहे जो बोल्ड किए गए हैं, आप लाइन को फिर से पढ़िए। यू विल अंडरस्टैंड व्हाट इज द लाइन इज टाइपिंग टू कवर एंड हैंस देयर इज पॉसिबिलिटी दैट कवर द मीनिंग। अब देखिए अगर आपको मान लीजिए शब्द नहीं पता चल रहे बोल्ड किए हुए वो है क्या, आप फिर से लाइन को उसे कंटिन्यू पढ़िए, उससे आपको पता चल जाएगा कि ऑथर इस लाइन में क्या कहना चाहता है, इसका मीनिंग क्या होना चाहिए। इफ़ नॉट द एग्जैक्ट डिक्शनरी मीनिंग, अगर आपको देखिए डिक्शनरी का मीनिंग एग्जैक्ट नहीं पता तो आपको लाइन पढ़ना ज़रूरी है। विल बिकम क्लियर टू यू एंड यू विल एबल टू आंसर इट्स साइनोनियम और एंटोनियम। अब देखिए
मान लीजिए कि आपको जो देखिए, पहली बात तो आपको जो बोल्ड शब्द है, बोल्ड वर्ड है, आपको उनके बारे में पता होना चाहिए। मान लीजिए आपको उसके बारे में नहीं पता, तो आप लाइंस को फिर से पढ़िए, तो आपको ये पता चल जाएगा कि ऑथर इस लाइन में कहना क्या चाहता है, इसका मीनिंग क्या होना चाहिए। सो अगर आपको देखिए एग्जैक्ट डिक्शनरी मीनिंग नहीं पता, तो आपको साइनोनिम एंटोनियम पता चल जाएगा कि ये कहना क्या चाहता है। यूजली अनदर कॉमन क्वेश्चन इज टू सेलेक्ट ए सुटेबल टाइटल फॉर द पैसेज। अब देखिए कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बताइए कि पैसेज का सुटेबल टाइटल क्या होना चाहिए, है ना, इसका टाइटल क्या होना चाहिए, तो आपको वो पता होना ज़रूरी है। तो जो भी मैच करता होगा आप उससे ऑप्शन से लगा सकते हैं। फॉर दिस यू नीड टू रीड एंड रीड द पैसेज टिल द मीनिंग इज क्लियर। अब देखिए अगर आपको टाइटल का पता लगाना है, पहले आपको पैसेज पढ़ना है और आपको बार बार पैसेज को पढ़ना है कि ताकि आपको उसका टाइटल समझ में आ सके, उसका मीनिंग क्लियर हो सके, है ना, आपको पूरा पैसेज क्लियर हो जाए। वी कैन होप दैट आफ्टर टू रीड्स द इमोशंस ऑफ द पैसेज समवट बिकम क्लियर। अब देखिए जब भी आप 2 रीड करेंगे, 2 रीड बहुत होता है, 2 रीड्स करने के बाद देखिए आपका जो पैसेज है आपको क्लियर हो जाएगा। द नेक्स्ट कॉमन क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज द ऑथर टाइपिंग टू कन्वे थ्रू द पैसेज, और व्हाट इज ऑथर टेक द सब्जेक्ट एक्सेट्रा। अब देखिए अगला क्वेश्चन आता है, देखिए इससे पहले हमने करा था ना कि टाइटल क्या है पैसेज का, कि वो आपको जानना ज़रूरी है। उसके बाद आता है कि जो पैसेज के जरिए ऑथर क्या मैसेज देना चाहता है, क्या कहना चाहता है, वो कॉमन क्वेश्चन आता है। अगेन दिस क्वेश्चन विल बिकम क्लियर ऑन रिपीटेड रीडिंग ऑफ द पैसेज। द ऑप्शन गिवन इन द आंसर विल बी वेरी इजीली। सो देखिए यहाँ पे क्या है कि आपको फिर से पैसेज को रिपीटेड पढ़ना है जब तक उसका आपको जो मैसेज है वो पता ना चल जाए। सो लास्ट है, देखिए लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इफ यू फाइंड द पैसेज इज टू हार्ड फॉर यू अंडरस्टैंड। अगर आपको लगता है कि आपने जो पैराग्राफ पढ़ा है वो बहुत मुश्किल है, आपके समझ में नहीं आ रहा, डो नॉट अटेम्प्ट द ट्रिकी क्वेश्चन बेस्ड ऑन गैस। तो आपको देखिए जो ट्रिकी क्वेश्चन है आपको गैस नहीं करने। इफ़ यू कैनॉट अंडरस्टैंड लीव द क्वेश्चन एंड अटेम्प्ट द ईजियर फॉलो अप द क्वेश्चन। द सिनोनिम एंटोनियम क्वेश्चन विल बी प्रिटी, यू विल फाइंड 1 और 2 डायरेक्ट क्वेश्चन एज वेल। अब देखिए अगर आपको लगता है कि पैराग्राफ बहुत मुश्किल है, आपसे नहीं हो पा रहा, तो जो ट्रिकी क्वेश्चन है आप जो गैस के ऊपर बेस्ड मत करिए और आप उसका आंसर मत दीजिए, लेकिन होता है कि आप उसे क्वेश्चन को अभी के लिए छोड़ दीजिए। उसके बाद जो क्वेश्चन ईजी है ना, जो क्वेश्चन ईजी क्वेश्चन है उस पैराग्राफ में, जैसे एंटोनिम सिनोनिम के क्वेश्चन है, उसमें मैसेज के क्वेश्चन है, उसमें टाइटल के क्वेश्चन है, पहले वो पढ़िए। जब आप वो कर लेंगे उसके बाद फिर आप जो है वो हार्ड वाले क्वेश्चन कर सकते हैं। देखिए एग्जाम में आपको कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, करने सारी है, लेकिन करने पहले वो है जो इजी है, हार्ड वाले छोड़ दीजिए। सो देखिए अब बारी आती है कॉमन मिस्टेक्स कैंडिडेट मेक्स। अब देखिए कॉमन मिस्टेक्स क्या है जो कैंडिडेट हमेशा करते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के एग्जाम में, है ना। जब भी आपको यूजीसी नेट में देखिए कॉम्प्रिहेंशन आता है, आप कौन सी मिस्टेक करते हैं? नॉट रीडिंग द पैसेज केयरफुली। देखिए सबसे पहली मिस्टेक यही है कि आप पैराग्राफ को या पैसेज को अच्छी तरह से केयरफुली नहीं पढ़ते। यूजली इट हैपन्स दैट व्हेन द रीडर्स आर क्लोज टू एंड द पैसेज दे फॉरगेट व्हाट इट हैड इन द बिगिनिंग। देखिए जब भी आप पैसेज पढ़ते हैं उसका एंड कर देते हैं, पैसेज का पढ़ देते हैं, आपको समझ नहीं आता कि पैसेज में स्टार्टिंग में लिखा क्या था। दिस हैपन बिकॉज ऑफ नॉट रीडिंग इट केयरफुली। एक्टिव रीडिंग इज नेसेसरी फॉर कॉम्प्रिहेंडिंग द पैसेज। अब देखिए जब भी आपने पैसेज पढ़ा, पैसेज पढ़ने के बाद जब आपने पैसेज खत्म कर लिया, आपको ये समझ नहीं आता इस पैसेज में कहा क्या गया था स्टार्टिंग में, तो इसका मतलब क्या है कि आपने पैसेज को केयरफुली नहीं पढ़ा। तो देखिए इसके लिए क्या है, एक्टिव रीडिंग बहुत ज़रूरी है। अगर देखिए आप कंटिन्यूस बार बार पैसेज पढ़ते रहेंगे, आपका सारा टाइम इसी के ऊपर चला जाएगा। इसलिए आप पहली ही बार में देखिए अच्छी तरीके से केयरफुली पैसेज को पढ़िए कि ताकि आपको पहली बार में समझ में आ जाए। पहली बार या दूसरी बार, कम से कम आप उसे 2 बार पढ़िए, उससे ज़्यादा टाइम मत लगाइए। तो पैसेज को देखिए अगर आप रीडिंग अच्छे से नहीं करते, ये सबसे बड़ी मिस्टेक है, आपको पैसेज को केयरफुली पढ़ना चाहिए।
सो रीडिंग इट टू फास्ट और टू स्लो। दूसरी मिस्टेक ये है, देखिए या तो आप बहुत तेज पढ़ते हैं पैसेज को, या तो आप बहुत स्लो पढ़ते हैं। रीडिंग स्पीड कैन ऑल्सो समटाइम्स लीड टू एरर्स एंड लॉस ऑफ मार्क्स। इफ कैंडिडेट्स रीड द पैसेज वेरी फास्ट, then there will be problem in comprehending it completely and hence they have it read again। अब देखिए होता क्या है, जब भी आप पैराग्राफ पढ़ते हैं या तो फास्ट पढ़ते हैं या स्लो पढ़ते हैं, देखिए इससे क्या है, इससे बहुत सारे नुकसान है। पहला क्या है, देखिए बहुत सारे एरर्स, बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं जिससे आपके जो मार्क्स हैं वो कट जाते हैं, है ना। तो देखिए अगर आप पैसेज को बहुत ज़्यादा फास्ट पढ़ते हैं तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है वहाँ पे कि आप उसे कॉम्प्रीहेंड नहीं कर पाते, आप उसे समझ नहीं पाते अच्छे से, है ना। पूरा पैसेज आप समझ नहीं पाते, तो फिर आपको फिर से उसे देखिए, फिर से आपको अगेन पढ़ना होता है। अगर आप देखिए टाइम लगा के, इतना भी टाइम मतलब नहीं लगाना कि आपका टाइम निकल जाए, अगर आप उसे केयरफुली अच्छे से पढ़ते हैं 2-4 मिनट लगा के, तो आपको पैसेज फिर से नहीं पढ़ना पड़ता। लेकिन अगर आप जल्दी जल्दी में पढ़ लेते हैं तो आपको फिर से पढ़ना पड़ता है, तो उतना ही टाइम आपका यहाँ पे वेस्ट होता है। Hence, instead of saving time by reading it fast, they will end up spending more time on it, है ना। So while reading fast, they might also misinterpret the given information and end up marking wrong option। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि टाइम बचाने के लिए रीडिंग इट फास्ट, है ना। अगर आप बहुत जल्दी पढ़ेंगे तो उससे क्या है, जब आप एंड कर लेंगे, सबसे पहली बात देखिए यहाँ पे क्या है कि आप जब पैसेज को बहुत ज़्यादा फास्ट पढ़ लेते हैं, आप सोचते हैं कि आपका टाइम सेव हो जाएगा, लेकिन उसमें होता क्या है, टाइम सेव करने के चक्कर में आप क्वेश्चन के जो आंसर है वो तो गलत कर देते हैं, साथ में आपको अगेन फिर से आपको बार बार पढ़ना पड़ता है पैसेज को। उससे क्या होता है, आपका बहुत ज़्यादा टाइम वहाँ पे लगता है और आपको आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन मिलती है, जिसके ज़रिए आप क्वेश्चन का जो आंसर है वो गलत कर देते हैं। इसलिए फास्ट पढ़ने से बहुत नुकसान है। पहली बात तो देखिए आपको इन्फॉर्मेशन पूरी मिलेगी नहीं, कहा क्या गया है, तो आप उसका क्वेश्चन का आंसर रॉन्ग कर देंगे। दूसरी बात क्या है, आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगाना पड़ता है। टाइम देखिए सेव नहीं होता, इससे टाइम ज़्यादा लगता है क्योंकि बार बार पढ़ना पड़ता है। रीड द पैसेज वेरी स्लोली। अब देखिए पैसेज आपको वेरी स्लोली, बहुत स्लोली पढ़ते हैं, इससे भी देखिए विल आल्सो भी वेस्ट ऑफ टाइम। अब देखिए ये भी टाइम वेस्ट होता है इससे। द कैंडिडेट्स विल एंड अप स्पेंडिंग मोर टाइम देन what is required and there will be lesser time available for remaining question। this will be result in loss of marks। अब देखिए अगर आप बहुत ज़्यादा स्लो पढ़ते हैं तो इससे क्या है कि आपके जो टाइम निकल जाता है बाकी क्वेश्चन के लिए। देखिए जैसे 50 क्वेश्चन होते हैं, अगर आप देखिए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के ऊपर आधा घंटा लगा देंगे तो बाकी के 20 मिनट्स में आप 45 क्वेश्चन कैसे कर पाएंगे, है ना। तो देखिए वहाँ पे तो आजकल देखिए होता है कि 3 घंटे आपको मिल जाते हैं, जिसमें आपको देखिए 180 मिनट में आपको 150 जो क्वेश्चन करने होते हैं। लेकिन अगर आप क्वेश्चन आंसर देखिए, आप देखेंगे कॉम्प्रिहेंशन के ऊपर इतना टाइम लगा देंगे तो बाकी जो आपको क्वेश्चन करने हैं उसके ऊपर टाइम देखिए आपको नहीं मिलेगा वहाँ पे, तो आपका टाइम कम हो जाएगा, इससे आपको जो मार्क्स हैं वो भी कम आते हैं। नॉट रीडिंग द क्वेश्चन प्रॉपरली। अब देखिए अब आप क्वेश्चन को प्रॉपरली नहीं पढ़ते, है ना। तो देखिए आपने पैराग्राफ पढ़ लिया लेकिन आपने क्वेश्चन अच्छे से नहीं पढ़ा। अनदर मिस्टेक विच कैंडिडेट्स ऑफ्टन मेक इज नॉट रीडिंग द क्वेश्चन प्रॉपरली। दे माइट हैव बीन एबल टू फाइंड द करेक्ट आंसर बट व्हेन दे हैव नॉट रीड द क्वेश्चन प्रॉपरली दे विल एंड अप लॉसिंग मार्क्स। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि आपने क्वेश्चन अच्छे से नहीं पढ़ा लेकिन आप उसका आंसर ढूंढने लग जाते हैं। अब देखिए अगर आपने क्वेश्चन अच्छे से नहीं पढ़ा तो आप उसका आंसर जो है करेक्ट कैसे कर पाएंगे, है ना। आप उसका आंसर जो करेक्ट कैसे कर पाएंगे, तो इससे क्या है, आप उसका क्वेश्चन प्रॉपर्ली ना पढ़ने से क्या होता है, जब आप उसका आंसर ढूंढते हैं तो आप रॉन्ग आंसर को क्लिक कर देते हैं, तो जिससे आपके जो मार्क्स है वो कट जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल द क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट इज जनरली misread by the candidates as which of the following is correct। अब देखिए जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया होता है which of the following is not correct। अब देखिए यहाँ पे नॉट जो शब्द होता है वो होता है इम्पॉर्टेंट। कैंडिडेट्स क्या करते हैं, जल्दी जल्दी पढ़ने के चक्कर में वो नोट को भूल जाते हैं, वो क्या करते हैं
यहाँ पे ये पढ़ लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। सो देखिए, एंड दे विल लॉस मार्क्स फॉर चूजिंग द रॉन्ग ऑप्शन, द लॉस विल बी मोर इफ देयर इज ए नेगेटिव मार्किंग। अब देखिए यूजीसी नेट में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर मान लीजिए नेगेटिव मार्किंग हो, है ना, तो उसमें क्या है, अगर आपने आंसर रॉन्ग किया आपके नंबर तो वैसे ही कट गए, ऊपर से क्या हुआ, आपके नेगेटिव मार्किंग के नंबर भी वहाँ पे जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे बताया ना कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट नहीं है, तो नहीं वाला जो नॉट वाला पढ़ते नहीं है वो ये समझ लेते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो इसके चक्कर में क्या है, आपका आंसर भी रॉन्ग हो जाता है और आप क्वेश्चन को अच्छे से नहीं पढ़ते। तो इसलिए आपको क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, समझना है वो कहना क्या चाहता है, जिसके जरिए आप उसका आंसर दे पाएंगे। आपके आंसर क्वेश्चन भी का आंसर भी कट जाएगा, सॉरी इसका मार्क्स भी कट जाएगा, और आपका नेगेटिव अगर हुआ मार्किंग तो आपका उसका भी ज़्यादा नुकसान होगा। हालांकि देखिए यूजीसी नेट में अभी तक कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सो नॉट चेकिंग द ऑप्शन प्रॉपर केयरफुली। देखिए पहले हमने पढ़ा कि आपने क्वेश्चन अच्छे से नहीं किया, दूसरा क्या है कि आपने ऑप्शन जो है वो अच्छे से नहीं पढ़ा। Another mistake often made by candidates is not reading the option carefully. Sometimes, after reading the first answer, which follow the question, the candidates find it to be close to answer. So to save time, he does not read the other option and marks the first option as answer. This time saving technique can be costly as it need not always to be correct answer. अब देखिए यहाँ पे क्या है कि अनदर मिस्टेक क्या है कैंडिडेट के द्वारा कि वो ऑप्शन को केयरफुली नहीं पढ़ते। एक क्वेश्चन दिया जाता है, वहाँ पे उसके ऑप्शन दिए जाते हैं, लेकिन क्या करते हैं वो ऑप्शन को पढ़ते ही नहीं अच्छे से। कई बार क्या होता है कि देखिए जब आप रीडिंग कर लेते हैं क्वेश्चन के जो आंसर को, है ना, जो आपका फर्स्ट आंसर होता है उसमें, तो आप उसे ही पहला आंसर मान लेते हैं कि हाँ यही सही है ना। तो उससे क्या है, टाइम बचाने के लिए देखिए जब आप आंसर जो अच्छे से जो उसका ऑप्शन अच्छे से नहीं पढ़ते तो आप फर्स्ट ऑप्शन को ही आंसर मान लेते हैं। जिससे क्या है, ये टाइम सेविंग टेक्निक नहीं है। आपके सामने एक क्वेश्चन आया, उसका ऑप्शन आया, आपने देखिए ऑप्शन को अच्छे से नहीं पढ़ा, जो उसका फर्स्ट ऑप्शन होता है आप उसको मैच करने लग जाते हैं कि क्या ये सही है। तो आप क्या करते हैं, उसको ऑप्शन को टिक कर देते हैं। इससे क्या है, देखिए आपके जो आंसर तो गलत होता ही है, तो आपके मार्क्स भी इसमें कट जाते हैं। सो देखिए ये टेक्निक जो है वो आपके ऊपर बहुत भारी पड़ सकती है। इसलिए क्या होता है कि आपको ऑप्शन भी अच्छे से पढ़ना है। आपको देखिए ऑप्शन अच्छे से पढ़ना है, समझना है, तो चारों ऑप्शन को आपको मैच करना है पैराग्राफ से। अगर आपको देखिए चारों ऑप्शन अगर आपने मैच किए, जो भी देखिए सुटेबल होगा आपको उसको करेक्ट करना है, ना कि आपको पहला ही ऑप्शन को ढूंढना होता है ना, जैसे ए ऑप्शन दिया तो ए को ढूंढने लग जाते हैं, है ना, वो चीज़। तो क्वेश्चन भी अच्छे से पढ़िए, उसका ऑप्शन भी अच्छे से पढ़िए। सो नेक्स्ट देखिए, नॉट प्रैक्टिस द पैसेज। ठीक है, यानी कि जो पैसेज है उसकी प्रैक्टिस नहीं करना। देखिए एस्पायरेंट जनरली फील दैट दे कैन सॉल्व कॉम्प्रीहेंशन क्वेश्चन ईजिली एंड नॉट नीड एनी प्रेपरेशन। अब देखिए होता क्या है कि बच्चों को बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है कि हाँ हम इसका जो क्वेश्चन है उसका आंसर आसानी से ढूंढ लेंगे, हमें इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। वो तैयारी नहीं करते, जिसकी वजह से क्या है वो एग्ज़ाम में देने चले जाते हैं। एग्ज़ाम जब उनके सामने कॉम्प्रीहेंशन आता है वो वहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। बट जस्ट सॉल्विंग इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट इफ़ द कैंडिडेट स्पेंड हाफ एन आवर इन द फाइंडिंग टू कॉम्प्रीहेंशन पैसेज, देन हाउ विल रिमेनिंग 45 क्वेश्चन टू सॉल्व इन द अदर हाफ। अब देखिए अगर आपने देखिए अच्छे से प्रैक्टिस नहीं किया पैसेज का, आप ऐसे ही चले गए, अगर आप आधा घंटा लगा देते हैं पैसेज को पढ़ने में ही, तो बाकी का जो आधा घंटा बचा होगा तो आप उसमें 45 क्वेश्चन कैसे पढ़ेंगे। 45 क्वेश्चन देखिए मतलब, सो व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंट इज सॉल्विंग इन इट विद इन 5 और 6 मिनट। अब देखिए 5 क्वेश्चन, देखिए जैसे 50 क्वेश्चन आते हैं पेपर 1 के, उसमें से 5 क्वेश्चन हैं रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के। अगर आप देखिए 5 क्वेश्चन पढ़ने में ही आधा घंटा लगा देंगे तो बाकी के जो 45 क्वेश्चन होंगे, है ना, तो वो आप कैसे कर पाएंगे। तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। इसलिए होता क्या है कि सिर्फ आपको 5 या 6 मिनट ही लगाने हैं इसको सॉल्व करने के लिए। विदाउट प्रैक्टिस स्पीड कैन नॉट बी इम्प्रूव। अब देखिए विदाउट प्रैक्टिस आपकी स्पीड इम्प्रूव नहीं होगी। स्पीड को इम्प्रूव करने के लिए देगा आपको क्या करना है, यहाँ पे प्रैक्टिस करनी है।
ऑल्सो दे विल नॉट बी एबल टू नो अबाउट द पॉसिबल मिस्टेक्स दैट दे कैन कमिट। अब देखिए उनको ये भी पता नहीं होता, वो कई बार कॉमन मिस्टेक वहाँ पे कर देते हैं, जो अभी तक मैंने आपको बताया ना, क्वेश्चन अच्छे से नहीं पढ़ना, पैसे अच्छे से नहीं पढ़ना, उसके ऑप्शन अच्छे से नहीं पढ़ना, फास्ट पढ़ लेना, स्लो पढ़ लेना, ऐसे करके। सो देखिए वेटिंग टू मच टाइम ऑन ए डिफिकल्ट क्वेश्चन। अब देखिए कोई भी क्वेश्चन अगर अटक जाए, मुश्किल क्वेश्चन हो, तो उसके ऊपर देखिए बहुत ज़्यादा टाइम वो स्पेंड कर देते हैं। इट इज़ जनरली observe that aspirant keep on checking the passage till they find the answer for all question। देखिए जनरली ये ऑब्जर्व किया गया है, जो एस्पायरेंट है वो क्वेश्चन का जो आंसर है, यानी कि जो पैसेज को चेक करने में ही बहुत ज़्यादा टाइम लगाते हैं। देखिए जितने भी क्वेश्चन हैं उनका आंसर ढूंढने में, उसको चेक करने के लिए बहुत ज़्यादा देखिए वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे वो टाइम लगाते हैं, है ना। तो दिस वे दे एंड अप spending too much time on the passage caution and then have a little time for the other caution। अब देखिए होता क्या है कि जैसे मुश्किल क्वेश्चन उसके ऊपर बहुत ज़्यादा टाइम लगा देते हैं, और बाकी जो क्वेश्चन होते हैं उसके ऊपर क्या होता है, इनके पास टाइम नहीं बचता, तो उसे बहुत फास्ट कर लेते हैं, है ना। तो उससे क्या है कि आपका जो गड़बड़ हो जाता है उसमें, देखिए जो कंसिडर डैट ए पैसेज हैज़ 5 क्वेश्चन एंड द टाइम अवेलेबल इज़ 1.2 मिनट पर क्वेश्चन। अब देखिए ये होता है कि अगर आपके पास 5 क्वेश्चन हैं तो उसमें क्या होता है कि 1.2 मिनट्स यानी कि 1 मिनट और 20 सेकेंड यानी कि 80 सेकेंड आपको मिलते हैं एक क्वेश्चन का आंसर ढूंढने के लिए। आपके पास है इतना टाइम होता है, तो देखिए बहुत टाइम होता है। अगर आप देखिए कि अगर आप इससे ज़्यादा टाइम लगाते हैं वहाँ पे, तो आपका ही नुकसान वहाँ पे होता है। दिस मीन्स he has to read the passage and answer the question within 5 or 6 minutes। Suppose he end up spending 15 minutes on reading the passage and answer all question। अब देखिए अगर आप 1.2 मिनट्स के रेशो से चलते हैं, अगर आप देखिए 1.2 मिनट के रेशो से चलते हैं पर क्वेश्चन के हिसाब से, आपको 5 या 6 मिनट लगने चाहिए सभी का आंसर ढूंढने के लिए। लेकिन होता क्या है, देखिए 15 मिनट से ज़्यादा टाइम लगाया जाता है इसका क्वेश्चन का आंसर ढूंढने के लिए। तो देखिए होता क्या है, इवन इफ ऑल हिज आंसर आर करेक्ट देन ही विल गेट 10 मार्क्स। अब देखिए मान लीजिए कि अगर आपके 5 क्वेश्चन जो है आपने सही कर दिए तो आपके 10 मार्क्स उसमें आ जाएंगे, क्योंकि देखिए हर एक क्वेश्चन के 2 मार्क्स होते हैं। बट इन द एक्स्ट्रा 10 मिनट्स स्पेंड ऑन दीज क्वेश्चन ही वुड हैव solved 10 more question which would have yield more than 20 marks। Thus spending it too much time on a question will be result in loss of marks। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सिंपल सा आपको मैं फिर से बताता हूँ। यहाँ पे ये कहा गया है कि आपका 5 क्वेश्चन दिए जाते हैं रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में, 1.2 मिनट मिलता है क्वेश्चन करने के लिए। अगर आप देखिए कि 1.2 मिनट के हिसाब से अगर आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे 5 क्वेश्चन से, तो आपके 6 मिनट आपको मिलते हैं। तो 5 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 6 मिनट हैं आपके पास। तो 6 मिनट में क्या है या 5 मिनट में क्या है, अगर आप देखें 5 क्वेश्चन को 5 मिनट करते हैं, 6 मिनट करते हैं, आप उसमें सॉल्व कर लेते हैं, तो अगर आप उसमें लगाते हैं 15 मिनट, कहाँ आपको 5 क्वेश्चन 5 मिनट में करने हैं, कहाँ पे 15 मिनट लगाते हैं, आपका जो लॉस है 10 मिनट्स का। अगर आपने देखिए 5 मिनट में 5 क्वेश्चन कर दिया, आपके 10 मार्क्स पक्के हो गए। लेकिन अगर आपने देखिए उसमें 10 मिनट एक्स्ट्रा लगा दिए, 10 मिनट का मतलब आप उसमें देखिए कि 10 मिनट्स में आप 10 क्वेश्चन और सॉल्व कर सकते हैं, है ना। यानी कि अगर आपको 5 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 5 मिनट दिए गए हैं, तो यानी कि 1 मिनट मिला है आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। अगर आप देखिए 5 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 15 मिनट लगाते हैं, यानी कि आपका 10 मिनट यहाँ पे ज़्यादा लग रहा है। तो आप उन 10 मिनट को अगर आप ज़्यादा लगाते हैं, तो आप उस 10 मिनट में आप 10 क्वेश्चन और सॉल्व कर सकते हैं, जो कि 20 मार्क्स के बनते हैं। सो देखिए इससे क्या है, अगर आप ज़्यादा टाइम लगाते जाएंगे आपके ही मार्क्स कम होते जाएंगे एग्ज़ाम में। सो इसलिए टाइम कम लगाइए। सो लॉसिंग फोकस एंड इंटरेस्ट वाइल रीडिंग। अब देखिए यहाँ पे जो आपका फोकस होता है वो आपका ख़त्म हो जाता है रीडिंग करते वक्त। लॉसिंग इंटरेस्ट एंड फोकस वाइल रीडिंग द पैसेज कैन ऑल्सो कॉस्ट हैवीली। A candidate will not
be able to understand the passage if the loses focus, which can result in missing important points, and he would have to read it again. This will lead to time wastage and also the tendency of misinterpretation, and hence marking the wrong option is high. अब देखिए यहाँ पे क्या है कि पैराग्राफ अगर लंबा हो तो उसे पढ़ते वक्त आपका जो इंटरेस्ट है वो कम हो जाता है। इससे क्या है कि आपको पैराग्राफ अच्छे से समझ नहीं आता, आप उसे अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, आप जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उसे आप मिस कर देते हैं। मिस करने के बाद क्या होता है कि आपको पैराग्राफ समझ में नहीं आता, आपको बार बार उसे फिर पढ़ना पड़ता है, जो कि एक टाइम वेस्टेज होता है। तो इससे क्या होता है कि आप जो ऑप्शन को रॉन्ग पे क्लिक कर देते हैं। यानी कि अगर आप लॉस, यानी कि अगर आप पैसेज पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं दिखाते, अगर आप बोर हो जाते हैं पैसेज पढ़ने में, आपको इंपॉर्टेंट लाइन मिस हो जाएंगी, आपको समझ में नहीं आएगा, जिसकी वजह से आप सारे क्वेश्चन का आंसर वहाँ पे गलत कर देंगे, है ना, ये चीज़। सो देखिए लास्ट है क्रैकिंग ए पैसेज ऑन द फॉलोइंग फैक्टर। अब देखिए अब आपको देखिए यहाँ पे कॉमन मिस्टेक बताई ना, ऊपर तक यहाँ तक कॉमन मिस्टेक है। यहाँ पे बताएंगे कि आप कौन से फॉलोइंग फैक्टर्स फॉलो करिए, कौन से फैक्टर्स फॉलो करिए जो फॉलोइंग जो नीचे दिए गए हैं, कि ताकि आप अपना टाइम बचा सकें और आप सही से कर सकें, क्रैक कर सकें। सो देखिए कॉम्प्रीहेंशन एंड रिटेंशन। देखिए अगर आप कॉम्प्रीहेंशन को अच्छे से पढ़िए, है ना, उसे रिटेंशन को हिंदी में कहते हैं अवधारण, है ना, तो आप उसे अच्छे से समझिए वो कहना क्या चाहता है। तो उसके बिना आप नहीं कर पाएंगे, आप उसे पैराग्राफ को पढ़िए, अच्छे से समझिए। उसके बाद एफिशिएंट एनालिसिस एंड एक्यूरेसी द क्वेश्चन। आप देखिए जहाँ तक हो सके एनालिसिस करके देखिए और देखिए कि क्वेश्चन के जो आंसर हैं वो कितने करेक्ट है। उसके जो ऑप्शन होते हैं देखिए पहले आपको वो देखना है, जो उसके ऑप्शन हैं वो मैच करते हैं क्या पैराग्राफ से, वो चीज़। उसके बाद रीडिंग स्पीड, आपको देखिए रीडिंग स्पीड पे ध्यान रखना है, ना ही बहुत ज़्यादा फास्ट पढ़ना है, ना ही बहुत ज़्यादा स्लो पढ़ना है। सो नेक्स्ट है रीडिंग। आपको देखिए रीडिंग करनी है। रीडिंग कैसे करेंगे, जैसे देखिए न्यूज़पेपर से, एडिटोरियल से, मैगजीन से, जर्नल आर्टिकल से, बुक से। अगर आप देखिए रीडिंग का मतलब क्या है, रटना नहीं होता। देखिए एक होता है रीडिंग, एक होता है क्रैमिंग। क्रैमिंग का मतलब होता है रट्टा मारना, रीडिंग का मतलब होता है पढ़ना। देखिए जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो आप न्यूज़पेपर को रट्टा नहीं मारते, तो आप उसे खाली पढ़ते हैं। अगर आप 2 बार देखिए एक ही खबरों को पढ़ लेते हैं तो आपको वो चीज़ याद हो जाती है। तो सेम एज ए ही आपको एज इट इज़ पैराग्राफ को पढ़ना है। जैसे आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं वैसे आपको पैराग्राफ को पढ़ना है। आप उसे 2 बार पढ़ेंगे, आपको वो याद हो जाएगा। सो आपको रीडिंग करनी है इनसे, न्यूज़पेपर से, एडिटोरियल से, मैगजीन से, जर्नल आर्टिकल, बुक से। इन्हीं से देखिए आपके पैराग्राफ बनेंगे और आपको रीडिंग करने में आसानी हो जाएगी। बिल्डिंग योर वोकैबुलरी। अब देखिए आपको वोकैब जो है वो बहुत ज़रूरी है, शब्दों के मीनिंग पता होने चाहिए। देखिए वोकैब की बहुत सारी वीडियो आती है, अगर आप दिन के 5 वर्ड भी, यानी कि 5 वर्ड्स भी आप वोकैब के पढ़ते हैं तो आपको 5 वर्ड्स डेली को नए जो शब्द आते हैं वो आपको पता चलते हैं। रिमेन फोकस्ड ऑन वाइल रीडिंग। अब देखिए जब भी आप पैराग्राफ पढ़ते हैं आपको फोकस करना बहुत ज़रूरी है, तो बिना फोकस के आप सारे आंसर गलत कर देंगे। नेक्स्ट है डेली प्रैक्टिस एंड लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस। आपको देखिए डेली बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है कि ताकि आपको इसमें महारत हासिल हो जाए, है ना। कहते हैं ना विलियम शेक्सपियर, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। सो अगर आप प्रैक्टिस करते जाएंगे आप में परफेक्शन आ जाएगी। आपको डेली प्रैक्टिस करना है, ज़्यादा प्रैक्टिस करना है।